गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ बेटा लेकर आया हूँ हिंदी का पहला पाठ। यानी आज प्रारंभ करने वाले हैं बेटा हिंदी का पहला पाठ है पद्य भाग से। कौन से पाठ से बेटा? पद्य भाग से लेते हैं। और पहला पाठ क्या है बेटा? सूरदास। इसमें सूरदास के 4 पद हैं। कितने पद है बेटा? 4 पद। पहला पाठ कौन सा है बेटा हमारा पद्य भाग में? सूरदास, जिसके कवि कौन है? सूरदास। और इसमें ब्रह्मर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इस पाठ में ब्रह्मर गीत से कितने पद है बेटा? 4 पद है। और ये 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? ब्रह्मर गीत से लिए गए हैं। चारों ही पद कौन से गीत से लिए गए हैं? बोलो। ब्रह्मर गीत से। कौन से गीत से बेटा? ब्रह्मर गीत से। इससे पहले हम सूरदास का कवि परिचय देंगे बेटा। क्या देंगे? कवि परिचय। अब देखो यहाँ पे हिंदी साहित्य के अतुलनीय कवि। क्या बोल बेटा? हिंदी साहित्य के अतुलनीय कवि या फिर ब्रजभाषा के कवि सूरदास का जन्म। क्या बोल बेटा? सूरदास का जन्म संवत 1540। क्या बोले बेटा? संवत 1540 में हुआ था। बोलो, सूरदास का जन्म कब हुआ था? संवत 1540। कब हुआ बेटा? संवत 1540। इनके जन्म संबंधी विवरण पर विद्वानों का एक मत नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि बेटा इनका जन्म 1540 में ही हुआ, लेकिन जो किताब में आया है हमें वो ही पढ़ना है। लेकिन विद्वानों में आपसी क्या है बेटा? मतभेद है। आधे विद्वान मानते हैं, आधे विद्वान नहीं मानते हैं। इनके जन्म संबंधी विवरण पर विद्वानों की एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। अब देखो, पहली मान्यता के अनुसार, पहली मान्यता क्या कहती है बेटा? पहली मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म मथुरा आगरा। क्या बोले बेटा? मथुरा आगरा के निकट। पहली मान्यता क्या कहती है बेटा? सूरदास के जन्म संबंधी विवरण पर जो पहली मान्यता है वो क्या बताती है बेटा? कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर रुनकता या रेणुका गांव में हुआ था। देखो बेटा, यानी आपकी किताब में रुनकता इस प्रकार है, कहीं पे रुनकता इस प्रकार आता है, कहीं पे इस प्रकार आता है, और कहीं पे रेणुका आता है। ये भी क्या है बेटा? मतभेद है, निश्चित नहीं है। तो बता बेटा, पहली मान्यता क्या कहती है? पहली मान्यता बताती है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। क्या बोले बेटा? मथुरा आगरा के पास एक गांव है। क्या बेटा? मथुरा आगरा के पास, इनके पास या मध्य एक गांव है जिसका क्या नाम है? रुनकता या रेणुका। क्या नाम बेटा उस गांव का? रुनकता या रेणुका गांव में हुआ माना जाता है। ये तो किसके अनुसार था बेटा? पहली मान्यता के अनुसार। अब दूसरी मान्यता क्या कहती है? दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के समीप, क्या बोले बेटा? दिल्ली के समीप सिही गांव में हुआ था। अब बता बेटा, दूसरी मान्यता क्या कहती है? सूरदास के जन्म संबंधी विवरण पर दूसरी मान्यता क्या कहती है? कि सूरदास का जन्म दिल्ली के समीप, क्या बोले बेटा? दिल्ली के समीप सिही गांव में हुआ था। अरे भाई, दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म कहां पे हुआ था? तो बेटा कहां पे हुआ था? दिल्ली के समीप। क्या बोले? दिल्ली के समीप सिही गांव में हुआ था। अरे क्या बोले? दूसरी मान्यता क्या कहती है बेटा? दिल्ली के समीप सिही गांव मानती है। यहां तक बेटा समझ में आया? अब बोलो, ब्रजभाषा के अतुलनीय कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ माना जाता है, निश्चित नहीं है। क्या माना जाता है बेटा? हुआ माना जाता है। इनके जन्म संबंधी विवरण पर विद्वानों का एक मत नहीं है, विद्वानों की एक राय नहीं है। तो पहली मान्यता क्या कहती है? कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा के मध्य स्थित एक गांव है जिसका नाम है रुनकता या रेणुका। उस गांव का क्या नाम है बेटा? या तो रुनकता या रेणुका।
गांव में हुआ माना जाता है। और दूसरी मान्यता क्या कहती है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के समीप, किसके समीप बेटा, दिल्ली के समीप सिहिगाम में हुआ था। अरे भाई कहां पे हुआ था बोलो, सिहिगाम में। कहां पे बेटा, सिहिगाम में। इसके बाद आता है कि इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। सूरदास के पिता का क्या नाम बताया जाता है बेटा, रामदास। सूरदास के पिता का क्या नाम बताया जाता है बोलो, रामदास। इनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य बताया जाता है। इनके गुरु का क्या नाम बताया जाता है बेटा, बल्लवाचार्य। क्या बताया जाता है, बल्लवाचार्य। एक बार दोबारा से देखो, इनके पिता का क्या नाम बताया जाता है, रामदास। सूरदास के पिता का क्या नाम बताया जाता है बेटा, रामदास। इनके गुरु का नाम क्या बताया जाता है, बल्लवाचार्य। गुरु का क्या नाम बताया जाता है बोलो, बल्लवाचार्य। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। किसका साहित्य माना जाता है बेटा, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बोलो, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। और वात्सल्य रस का तो सूरदास को सम्राट ही कहा जाता है। अरे वात्सल्य रस का तो सूरदास को क्या कहा जाता है बोलो, सम्राट ही कहा जाता है। अब बेटा वात्सल्य रस क्या होता है, वात्सल्य रस जहां पे माता और पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, माता और पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है बेटा, वो कौन से रस में आता है, वात्सल्य रस में। कौन से रस में बोलो, वात्सल्य रस में। तो बताओ वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, सूरदास को। अरे किसे कहा जाता है बोलो, सूरदास को। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में सबसे आगे गिना जाता है। यानी सूरदास को किसकी उपाधि दी गई बेटा, अष्टछाप कवियों की। किसकी उपाधि दी गई बोलो, अष्टछाप के कवियों की उपाधि दी गई। कौन से कवियों की बेटा, अष्टछाप के कवियों की। एक बार दोबारा से देखो, सूरदास को किसकी उपाधि दी गई, अष्टछाप के कवियों की। अर्थात यह एक उपाधि थी जो किसे प्रदान की गई बेटा, सूरदास को। किसे प्रदान की गई बोलो, सूरदास को। सबसे पहले अष्टछाप के कवियों में किनका नाम आता है, सूरदास का। किनका नाम आता है बेटा, सूरदास का। एक बात और बेटा कि सूरदास जन्म से अंधे थे, यह बात भी बेटा विवादास्पद है। कोई निश्चित नहीं पता है। विद्वानों में इस बात में भी क्या है बोलो, मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे थे। यह बात भी कैसी बेटा, विवादास्पद है। यह बात भी कैसी है बोलो, विवादास्पद है। यानी विद्वानों का एक मत नहीं है। इसके बाद में देखो सूरदास का निधन बेटा, सूरदास का निधन संवत 1620 में माना जाता है। जो एक स्थान है जिसका क्या नाम बेटा, पारसौली। सूरदास का निधन कहां पे माना जाता है, कब हुआ था बेटा सूरदास का निधन, संवत 1620। क्या बोले, संवत 1620, संवत 1620, संवत 1620। और स्थान का क्या नाम बेटा, पारसौली। स्थान का क्या नाम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो, पारसौली। कहां पे हुआ था बेटा, किस स्थान पर निधन हुआ था इनका, पारसौली नामक स्थान पर। अरे कौन से स्थान पर बोलो, पारसौली नामक के स्थान पर इनका निधन हुआ था। यहां तक बेटा समझ में आया। और इनके गुरु का क्या नाम बताया जाता है, बल्लवाचार्य। बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है बेटा, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है। जो मुख्य बातें हैं हमें सिर्फ वो ही पढ़नी है। इसके बाद में इनके पिता का क्या नाम बताया जाता है, रामदास। अरे पिता का क्या नाम था बोलो, रामदास। गुरु का नाम बल्लवाचार्य। ये जन्म से अंधे थे। यह बात कैसी बेटा, विवादास्पद है। कैसी बात है ये, विवादास्पद है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को। और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है बोलो, सूरदास को। अष्टछाप के कवि किसे कहा जाता है, सूरदास को। यहां तक समझ में आया। आगे देखो इनका जन्म इनका जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म संवत 1540 में हुआ था। लेकिन निश्चित नहीं है बेटा, क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। यह बात भी कैसी है, विवादास्पद है। विद्वानों में एक मत नहीं है, विद्वानों में एक राय नहीं है।
पहली मान्यता मानती है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा के मध्य रुनकता या रेणुका गांव में हुआ था। और दूसरी मान्यता कहती है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था बोलो? सिही गांव में हुआ था। ये जन्म से अंधे थे, ये बात विवादास्पद है। इसके बाद आगे देखो बेटा, सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं। सूरदास की प्रमुख कितनी रचनाएं मानी जाती है बेटा? 3 रचनाएं मानी जाती है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बताओ सूरदास की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 3। कितनी रचनाएं मानी जाती है बेटा? 3। पहली कौन सी है? सूरसागर। पहली कौन सी बेटा? सूरसागर। दूसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। दूसरी कौन सी बोलो बेटा? साहित्य लहरी। और तीसरी कौन सी है? सूरसारावली। तो बता बेटा, सूरदास की मुख्य रूप से कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो आप क्या लिखेंगे बेटा? सूरदास की मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं। वे कौन सी बेटा? पहली कौन सी है? सूरसागर। पहली कौन सी बेटा? सूरसागर। दूसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। तीसरी कौन सी है बोलो? सूरसारावली। तो बता सूरदास की कितनी रचनाएं हुई? 3। सिर्फ और सिर्फ बेटा 3 रचनाएं मानी जाती हैं। वैसे तो इनकी रचनाएं अन्य भी हैं, और भी रचनाएं, लेकिन जो मुख्य है वो सिर्फ 3 ही हैं। तो बेटा पहली कौन सी है? सूरसागर। दूसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। और तीसरी कौन सी है? सूरसारावली। अब देखो बेटा, यहां पे एक बात आती है कि सूरसागर इनका सबसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। इनकी सबसे श्रेष्ठ बेटा कौन सी रचना है? सूरसागर। तो क्या लिखेंगे बोलो? सूरेश सागर। अब इस पाठ में बेटा सूरदास जी द्वारा रचित जो पाठ है उसमें 4 पद हैं बेटा। कितने पद हैं? 4 पद हैं। और वे चारों की चारों पद किससे लिए गए हैं? भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कौन से गीत से लिए बेटा? भ्रमर गीत से। अब आगे देखो, इन चारों ही पदों में भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। चारों ही पदों में बेटा भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली कौन सी है? गीत शैली। एक गीत का रूप दिया है बेटा। इन चारों पदों को सूरदास ने किसका रूप दिया है? गीत का रूप दिया है। अर्थात ये कैसे हैं? गाने योग्य हैं। कैसे हैं बेटा? गाने योग्य हैं। तो शैली कौन सी हो गई हमारी? गीत शैली। इसके बाद में आता है बेटा गुण। तो गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। गुण कौन सा है बेटा? माधुर्य गुण है। तो देखो ऐसी रचना, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? ऐसी रचना जिसको पढ़ने के बाद वो सीधी हमारे यानी हृदय में उतर जाए। कहां पे उतर जाए बेटा? हृदय में उतर जाए। और उसे पढ़ने के बाद मन में उल्लास हो। क्या हो बेटा? उल्लास हो। मन क्या हो जाए? आनंदित हो जाए। मन कैसा हो जाए? आनंदित हो जाए। तो वहां पे माधुर्य गुण होता है। कौन सा होता है बेटा? माधुर्य गुण। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, जैसे मिला कहां वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। एक बार दोबारा से देखो बेटा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कविता है, वो है मिला कहां वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब देखो बेटा, ये एक ऐसी रचना, ये एक ऐसी कविता है जो सीधे हृदय पर अटैक करती है। अरे कहां पे वार करती है बोलो? हृदय पर वार करती है। अर्थात इस कविता को पढ़ने के बाद हृदय में यह कविता भर जाती है, आनंदित कर देती है। अरे हृदय को क्या कर देती है? आनंदित कर देती है। एक तरफ तो दुख होता है और एक तरफ हृदय आनंद से भर जाता है। यानी इस पंक्ति में बताया गया है कि उसकी प्रेमिका के अरुण कपोलो, अरुण माने होता है बेटा लाल, कपोल माने गाल, अर्थात उसकी प्रेमिका के लाल लाल मधुर मधुर गाल। एक तरफ तो आनंदित हो रहा है, जब इसको पढ़ते हैं तो एक तरफ तो आनंद का अनुभव होता है और दूसरी तरफ
प्रेमी प्रेमिका से जुदा हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, दुख हो रहा है। उसी प्रकार इन चारों ही पदों में पहले पद में तो बेटा क्या है, राधा और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा है, तो यानी हृदय में आनंद उत्पन्न हो रहा है। और बाकी के तीनों पदों में गोपियां श्री कृष्ण से जुदा हो रही हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, दुख हो रहा है। तो यहां तक बात समझ में आई बेटा। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। शैली कौन सी बेटा, गीत शैली। इन चारों की चारों पदों में, कितने पदों बेटा, चारों की चारों पदों में भाषा कौन सी बेटा, ब्रज भाषा। शैली कौन सी है, गीत शैली। गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। अब बेटा रस की बात आती है, तो देखो पहले सूरदास के यहां पे 4 पद हैं। जो पहला पद है उसमें बेटा संयोग श्रृंगार रस है। पहले पद में कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस। और जो बाकी के 3 पद हैं उन तीनों ही पदों में वियोग रस है। कौन सा है बेटा, वियोग रस। अब देखो यहां पे पहले पद में श्री कृष्ण और राधा जी का क्या हो रहा है बेटा, मिलन हो रहा है। आंखें 4 हो रही हैं, आंखें टकरा रही हैं, आपस में भी मिल रहे हैं। तो जहां पे देखो बेटा संयोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगारे रस। अब यहां पे संयोग श्रृंगार रस कब होता है, ये बात देखो, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, आंखें 4 होती हैं, आंखें टकराती हैं, बातें होती हैं, तो वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है बेटा, संयोग श्रृंगार रस होता है। एक बार दोबारा से देखो बेटा, जब प्रेमी प्रेमिका, अरे क्या बोले, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, उनका मिलन होता है, आंखें 4 होती हैं, आंखें टकराती हैं, तो वहां पे कौन सा रस होता है, जल्दी बोलो, कौन सा होता है, संयोग श्रृंगारे रस। कौन सा होता है बेटा, संयोग श्रृंगारे रस। इसके बाद में जो बाकी के तीनों पद हैं उनमें गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ रही हैं। श्री कृष्ण से क्या हो रही है बेटा, बिछड़ रही हैं, जुदा हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो अब देखो वियोग श्रृंगार रस कब होता है, जब प्रेमी प्रेमिका अर्थात प्रेमी जोड़ा आपस में जुदा होते हैं, आपस में अलग होते हैं, उनका मिलन टूट जाता है, वे जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनका प्रेम अधूरा रह जाता है, यानी बाकी का जो प्रेम है टूट जाता है, तो वहां पे बेटा वियोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है बोलो, वियोग श्रृंगारे रस। कौन सा रस होता है बोलो, वियोग श्रृंगार रस होता है। और यह रचना है सूरदास जी द्वारा, यह जो प्रथम रचना है हमारे पाठ की, हमारे पदभाग की जो प्रथम रचना है, यह बेटा भक्ति काल की मानी जाती है। कौन से काल की मानी जाती है बोलो, भक्ति काल की। काल कौन सा हो गया बोलो, भक्ति काल। जैसे मीरा जी हैं, क्या बोले बेटा, मीरा जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। अरे भाई कौन से काल के माने जाते हैं, भक्ति काल के। कौन से काल के हुए बेटा, भक्ति काल के। यहां तक ईमानदारी से बताना बेटा, जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। अगली बार हम आएंगे एक चटपटी वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। देश विदेश ना जाइए, घर बैठे लो देख, और हिंदी वाले सर की सुविधा मिले फेस टू फेस।